सुप्रभातम प्यारे बच्चों, आज हम लोग साना साना हाथ जोड़ी कृतिका पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित अंतिम पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? उत्तर, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक कुछ इस तरह सम्मोहित कर रहा था कि जिसे देखकर लेखिका हैरान थी। उसे लग रहा था कि आसमान से उलट पड़ा हो और सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर से बना रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? उत्तर, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है कि यहाँ के लोगों को अत्यंत परिश्रम करते हुए यहाँ जीवन यापन करना पड़ता है। औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े तथा पीठ पर बंधी डोको, जो कि एक बड़ी टोकरी के आकार का होता है, में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं। वे भरपूर ताकत के साथ कुदाल को जमीन पर मारकर काम करती हैं। ऐसे कार्य करते हुए कई बार वे अपने प्राणों को गंवा बैठती हैं। बच्चों को 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाना पड़ता है। अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी अपनी माँ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं तथा जंगल से लकड़ियों के गट्ठर ढोते हैं। ऐसा परिश्रम करने के बाद भी वे सभी खुश रहते हैं। इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? उत्तर, युमथांग शहर के आसपास किसी पवित्र स्थान पर 2 तरह की पताकाएं लगाई जाती हैं। पहली शांति और अहिंसा की प्रतीक मंत्र लिखी श्वेत पताकाएं, दूसरी शुभ कार्य की रंगीन पताकाएं। नंबर 1, यहाँ मान्यता के अनुसार किसी बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नंबर 2, इसी प्रकार नए कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 4, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी? लिखिए। उत्तर, जितेन नार्गे ने लेखिका एवं अन्य सैलानियों को सिक्किम के बारे में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। वह लेखिका के साथ ड्राइवर कम गाइड का कार्य ज़्यादा कर रहा था, जो जीप चलाते हुए जानकारियाँ दे रहा था। वह एक कुशल ड्राइवर होने के साथ साथ गाइड भी था, जिसे गंतोक के बारे में नई पुरानी तथा पौराणिक अनेक जानकारियाँ कंठस्थ थीं। उसने लेखिका को बताया कि सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का पहाड़ी इलाका है, जहाँ जगह जगह पाइन और धूपी के खूबसूरत पेड़ हैं। यहाँ के अविरल बहते झरने, जगह जगह फूलों की चादर से ढकी वादियाँ, बर्फीली चोटियाँ आदि का अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य बरबस लोगों को अपनी चित्त की ओर आकर्षित कर लेता है। इसके अलावा गुरु नानक के फुट प्रिंट, चावल बिखरने, कुटिया में प्रेयर व्हील घुमाने से पाप धुल जाने, प्रियुता और रूडेंड्रो के फूलों के खिलने की जानकारी के अलावा पहाड़ी लोगों के परिश्रम भरे जीवन की जानकारी भी दी। प्रश्न नंबर 5, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई? उत्तर, जितेन नार्गे कवि लॉन्ग स्टॉक के बारे में परिचय दे रहा था। उसी रास्ते पर एक कुटिया में घूमता एक चक्र देखा, जिसके बारे में बताया यह धर्म चक्र है
प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की यह बातें सुन लेखिका को लगा, चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। प्रश्न नंबर 6, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। उत्तर, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करने से यह पता चलता है कि एक गाइड में निम्नलिखित गुण होते हैं। एक कुशल गाइड में अपने क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी होती है। उसमें उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी जनश्रुति, दंतकथा आदि की जानकारी होती है ताकि पर्यटकों को ऊबन न होने पाए। उसमें वाक्य पटुता और व्यवहार कुशलता के अलावा विनम्रता होती है। एक कुशल गाइड मृदुभाषी एवं सहनशील होता है। वह गाइड होने के साथ साथ ड्राइवर भी होता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर गाड़ी भी चला सके। वह साहसी तथा उत्साही होता है जो खतरों का सामना करने से नहीं डरता है। प्रश्न नंबर 7, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका को बालकनी से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा के दर्शन करना चाहती थी, किंतु हल्के बादलों से आसमान घिरा होने के कारण कंचनजंगा नहीं देख सकी। आगे बढ़ने पर हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। भीमकाय पर्वतों के बीच से निकलते हुए ऐसा लगता था कि किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। लेखिका कभी पर्वतों के शिखरों को देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को देखती, कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाकर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। उसने खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फिर उगलता झरना देखा, जिसका नाम था 7 सिस्टर वाटरफॉल। रात के गहराते अंधेरे में ऐसा लगता था कि हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया हो। प्रश्न नंबर 8, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। उत्तर, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका मंत्र मुग्ध सी हो जाती है। उसे प्रकृति अत्यंत रहस्यमयी और मोहक लगती है। वह इस सौंदर्य को किसी बुद्ध की माया और छाया के खेल की तरह देखती रह जाती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति लेखिका को नासमझ जानकर अपना परिचय देती हुई जीवन के विभिन्न रहस्यों से परिचित करा रही हो, ताकि लेखिका जीवन के रहस्यों से परिचित हो सके। प्रश्न नंबर 9, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। उत्तर, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई लेखिका के हृदय जो दृश्य झकझोर गए वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। गूथे आटे सी कोमल काया परंतु हाथों में कुदाल और हथौड़े। स्वर्गिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। नंबर 2, दूर दूर से तराई के स्कूल में जाते वे बच्चे जो सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं अपितु अधिकांश बच्चे शाम के समय माओं के साथ पशु चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी गट्ठर भी ढोते हैं। पहाड़ों के सौंदर्य के बीच इतना परिश्रम पूर्ण जीवन। नंबर 3, सूरज ढलने के समय कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। नंबर 4, चाय के बागानों में बोकू पहने युवतियां चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। उपर्युक्त दृश्य लेखिका को झकझोर गए। प्रश्न नंबर 10, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान है, उल्लेख करो। उत्तर, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा की अनुभूति करवाने में अनेक लोगों का योगदान होता है, जैसे वाहन चालक और परिचालकों का जो पर्यटकों को मनोरम स्थान पर ले जाते हैं।
गाइड का जो पर्यटकों को विभिन्न जानकारियां देकर ज्ञानवर्धन एवं मनोरंजन करते हैं। खाद्य वस्तुएं एवं अन्य सुरक्षा के उपकरण बेचने वालों को जो पर्यटकों की क्षुधा शांत करने के अलावा स्वादानुभूति करवाते हैं। कैमरा, जूते, छड़ी, दूरबीन आदि किराए पर उपलब्ध करवाने वालों का जो पर्यटकों की यात्रा को यादगार बनाते हैं। सड़क बनाने, बोझा ढोने में लगे मजदूरों का जिनकी मदद से उन दुर्गम स्थानों तक पहुंचा जाता है। राज्य सरकार के सुरक्षा कर्मियों का जो हमें भय मुक्त यात्रा का अवसर देते हैं। प्रश्न नंबर 11, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। उत्तर, एक स्थान पर पहाड़िनें सड़कें बनाने के लिए पत्थर तोड़ रही थी। पहाड़ों को पर रास्ता बनाना कितना दुस्साध्य है। जरा सी चूक और सीधे पाताल में प्रवेश। पीठ पर बच्चे को बांधकर पत्ते की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां, उन आदिवासियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े गांठ, ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का संतुलन भी है। वेस्ट एट रिपेइंग है। यह इस आधार पर कहा जा सकता है कि देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति सकारात्मक आत्मीय भावना भी नहीं होती है। यदि यही जनता अपने हाथ खड़े कर दे तो देश की प्रगति का पहिया एकदम ब्रेक लगने जैसे रुक जाएगा। दूसरी ओर इन्हें भी इतना कम मिलता है कि अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 12, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है? इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? उत्तर, आज की युवा पीढ़ी को अपने मनोरंजन एवं सुख की चिंता है। यह प्रकृति से दूरी बनाकर रहता है, जिससे वह प्रकृति की उपेक्षा करती है। वह इस बात को भूल जाता है कि उसका जीवन प्रकृति की कृपा पर आश्रित है। आज की पीढ़ी पर्वतीय स्थानों, नदी, झील के तट तथा प्रकृति के अन्य रमणीय स्थलों को अपना पर्यटन और मनोरंजन स्थल बना रही है। इससे वहाँ एक ओर गंदगी बढ़ रही है तो दूसरी ओर तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे रोकने के लिए पर्यटन स्थलों पर किसी भी प्रकार का खाली पैकेट, अवशिष्ट खाद्य पदार्थ तथा कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। इन स्थानों पर लगे कूड़ेदान का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इन जगहों पर कागज या अन्य अनुपयोगी पदार्थ जलाना नहीं चाहिए। यथासंभव यहाँ तक पहुँचने के लिए सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। उत्तर, लेखिका लायुंग में बर्फ देखने की इच्छा संजोए है कि लायुंग में बर्फ देखने को मिल जाएगी, लेकिन वहीं घूमते हुए एक सिक्किम युवक उसकी इच्छा पर यह कहकर पानी फेर देता है कि बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण स्नोफॉल भी कम होता जा रहा है। अब बर्फ कटाव में मिलेगी, अतः स्नोफॉल न होना बढ़ते प्रदूषण का दुष्परिणाम है। इस तरह प्रदूषण के अनेक दुष्परिणाम सामने हैं। नंबर 1, अंटार्कटिका की बर्फ निरंतर पिघल रही है, जिसके कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। धरती की सीमाएं डूबने लगी हैं। नंबर 2, नदियों में पानी की मात्रा इतनी कम हो रही है जिसे देखकर नदियों के सूखने की आशंका होने लगी है। नंबर 3, नदियों का जलस्तर प्रदूषित हो गया है, जिससे जलीय जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ गया है। नंबर 4, पेड़ कटने से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। नंबर 5, मौसम चक्र बदल गया है, जिससे पैदावार घट रही है। प्राकृतिक आपदाओं ने जोड़ पकड़ लिया है। प्रश्न नंबर 14, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। उत्तर, कटाव सिक्किम का अत्यंत खूबसूरत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान है। यह अत्यंत ऊंचाई पर बसा दुर्गम स्थान है, जहां बर्फ मिलने की संभावना सर्वाधिक रहती है। लेखिका जब कटाव पहुंची तो उसे घुटने भर बर्फ मिली। वह बर्फ पर लेटना चाहती थी। वहाँ कोई दुकान न थी। यह दुकान होती तो वहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ जाती और लोग पान खा
खान पान का अपशिष्ट और अवशिष्ट सामान छोड़ते तथा वहाँ वाहनों का आवागमन बढ़ता, जिससे प्रदूषण तथा तापमान बढ़ जाता और वहाँ भी बर्फ मिलने की संभावना समाप्त हो जाती तथा पर्यटकों को निराश लौटना पड़ता। इस प्रकार कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। प्रश्न नंबर 15, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? उत्तर, प्रकृति के द्वारा जल संचय की व्यवस्था हिम शिखरों के रूप में अद्भुत ढंग से की गई है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राहि त्राहि मचती है तो ये बर्फ शिलाएँ पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। इस प्रकार प्रकृति के द्वारा जल संचय की व्यवस्था है कि पहाड़ों पर जाड़े में बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं और यही हिमशिखर पिघलकर नदियों के द्वारा कृषि की, लोगों की और धरती की प्यास बुझाते हैं। प्रश्न नंबर 16, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? उत्तर, देश की सीमा पर बैठे फौजी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में देश की रखवाली करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। वे ऐसे निर्जन, दुर्गम और बीहड़ स्थानों पर रहकर अपना कर्तव्य निर्वाह करते हैं जहां हर समय मौत का साया मंडराता रहता है। प्राकृतिक परिस्थितियां भी पूर्णतः प्रतिकूल होती हैं। ठंड इतनी कि पेट्रोल के सिवा सब कुछ जम जाता है। देश और देशवासियों के लिए जान लुटाने को तत्पर इन फौजियों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व यह होना चाहिए कि हम उनके प्रति सम्मान एवं आदर भाव रखें, उनकी कर्तव्य निष्ठा एवं देशभक्ति पर उंगली न उठाएं, उनके परिवार की सुख सुविधाओं का सदैव ध्यान रखें। इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने साना साना हाथ जोड़ी पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।